तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, हाइड्रोकार्बन्स। इस यूनिट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है और ये है एल्कीन्स, जिसमें हमने एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। आज इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज में से नेक्स्ट है डील्स एल्डर रिएक्शन। ओके, तो पहले इसको डिफाइन कर लें, फिर और जो भी बची हैं केमिकल प्रॉपर्टीज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, डील्स एल्डर रिएक्शन इसी को बोलते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, चक्रीकरण। एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी है, ये क्या है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, परिरंभीय, इसको बोलते हैं परिरंभीय अभिक्रिया। देखो बच्चों, ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई बाहर से रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती और इनमें एक साथ बंध वियोजन और बंध निर्माण की प्रक्रिया चलती है और एक चक्रीय मध्यवर्ती बनता है। इसलिए इनको बोला गया है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। मतलब इस अभिक्रिया में बंध वियोजन एवं बंध निर्माण प्रक्रिया एक साथ चक्रीय मध्यवर्ती के बनने के साथ चलती है। इसे परिरंभी अभिक्रिया, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि सिस्टम में जो एक कम से कम एक ऐसा एल्कीन होना चाहिए जिसमें ब्यूटाडाइन सिस्टम हो और एक एल्कीन इस तरह से अनसैचुरेट कम से कम एक डबल बॉन्ड वाली होनी चाहिए। तो जब इन एल्कीन्स को एक साथ रखा जाता है हीट की प्रेजेंस में, तो इनमें एक प्रकार से क्या होता है कि साइक्लाइजेशन हो जाता है। कैसे साइक्लाइजेशन होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये ब्यूटाडाइन के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और जो एथाइलिन है या कोई भी इसका डेरिवेटिव है उसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बना लेते हैं और ये रिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स रखती है, एरोमेटिक नेचर की होती है। बाद में ये रिंग जब डिसोसिएटेड होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और इस तरह से कुल मिला के ये एक साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन। बात समझ गए ना कि 1,3-ब्यूटाडाइन इथाइलिन या इसका कोई डेरिवेटिव इस तरह से रिएक्शन करेगा और एक साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोएल्कीन बनती है। इसमें बॉन्ड जो बंध का वियोजन है और बंध का निर्माण एक साथ चलता है, एक चक्रीय मध्यवर्ती बनता है जिसमें एक 6 इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन रिंग होती है और ये रिंग जब टूटती है तो दोनों मॉलिक्यूल को बॉन्डेड कर देती है, 2 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी तरह से मान लो ऐसा सिस्टम लिखा है प्लस CH डबल बॉन्ड CH और यहां लिखा है COOH COOH और इसमें भी अगर हम देखें तो ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन चल जाएगी, COOH और COOH इस तरह से बन जाएगा। तो ये भी एक क्या है, साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव। समझ गए ना? तो ये सब डील्स एल्डर रिएक्शन है। तो बात क्लियर है यहां तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक होता है एलाइलिक प्रतिस्थापन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि अगर किसी एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हो, मींस अल्फा पोजीशन में इस तरह से CH बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन में, और हम कोई हैलोजन को यहां रखें लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे कि जो हैलोजन है वो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, बल्कि डबल बॉन्ड के जो एलाइलिक हाइड्रोजन है या हम इसे बोल सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, वो हट जाते हैं और वहां पर क्लोरीन या हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इसे बोलते हैं एलाइलिक प्रतिस्थापन। अति संयुग्मित हाइड्रोजन युक्त एल्कीन को प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकृत करने पर अल्फा हैलो प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं। और अगर आप इसमें हैलोजनेशन करा दोगे तो अब यहां पर हो जाएगा CHCl2 CH डबल बॉन्ड CH2 और आगे करा दें Cl2 तो बन जाएगा CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2।
तो इस तरह से अल्फा या हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन का हैलोजन द्वारा हीट या लाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन कहलाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइल ग्रुप की पहचान है, सीधा सीधा है, आपको हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन देखने हैं। एक मोल से दे रखा है, एक तुल्यांक लिख रखा है तो एक हाइड्रोजन हटाना है, दो तुल्यांक लिख रखे हैं तो दो हाइड्रोजन हटा देना। इसमें देखो आप, ये डबल बॉन्ड है दो, इसके ये वाले हाइड्रोजन और ये है एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक इसी तरह से टालून में देखें तो ये तीनों हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटेड है, इसलिए वो इस तरह से सब्स्टिट्यूट होंगे और ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है। एक क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि अगर मान लो ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 और मान लो यहां पर लिखा है NBS, क्या लिखा है यहां पर NBS। हाँ ध्यान रखें कि NBS में ये जो ब्रोमीन है ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर देता है। एन ब्रोमो, इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, ठीक है, सक्सीनिमाइड। ठीक इसी तरह से अगर हम यहां पर NBS लिखा है और आपसे पूछा जाए कि अब देखो यहां ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटेड है, ये भी हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटेड है। अब आता है कि NBS का एक इक्विवेलेंट ले लिया जाए तो कहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ध्यान रखें कि अगर यहां फ्री रेडिकल बनेगा तो देखो ये बेंजाइलिक भी है, इस रिंग के लिए भी एलाइलिक है, इस डबल बॉन्ड के लिए एलाइलिक है, तो सबसे फेवरेबल कंडीशन ये है तो बनेगा C6H5CH Br CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो ये एक मेजर प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा नहीं कि दूसरा बन नहीं सकता इस वाले का भी, लेकिन मेजर ये होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड से रिलेटेड या फिर इस तरह से एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कहीं भी अगर आपको NBS लिखा दिख रहा है और उसमें लाइट या हीट दिख रही है तो आपको हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हटा के और ब्रोमाइड ला देना है और सबसे फेवरेबल कंडीशन, सबसे उपयुक्त स्थिति का हाइड्रोजन हटाना है। रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। तो यहां तक बात क्लियर है। फिर हम आते हैं ब्यूटाडाइन तंत्र पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। इसके भी क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों कि जो ब्यूटाडाइन सिस्टम है जिसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं, अगर उसमें कोई हैलोजन का एडिशन कराया जाए निम्न ताप पर और उच्च ताप पर तो उसमें प्रोडक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो अगर निम्न ताप पे कराते हैं तो रिएक्शन जो होती है ये काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन कहलाती है और ये केवल एक डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और Br2 या जो भी HBr Br2 जो भी है वो एक डबल बॉन्ड पे अटैक करके जुड़ जाता है, समझ गए ना। और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं केमिकली कंट्रोल काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। हालांकि इसमें प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है क्योंकि दो हैलोजन 1-2 पोजीशन में थोड़ा सा रिपल्सन ज्यादा लाते हैं। लेकिन अगर यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर में कराई जाए तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1,4 एडिशन से बनेगा। यहां पर आप देख रहे हैं ये कहलाएगा 1,2 योग, तो यहां कहलाएगा 1,4 योग। देखो उच्च ताप पर बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा वियोजित हो जाते हैं और ऐसे में दोनों डबल बॉन्ड जो वियोजित हुए और बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया और दोनों हाइड्रोजन जो है या हैलोजन दोनों CH2 ग्रुप पर इस तरह से योग कर जाते हैं। इसको बोलते हैं ऊष्मागतिक नियंत्रित अभिक्रिया, थर्मोडायनामिक कंट्रोल। इसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसमें कम, लेकिन ये काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन है, मतलब ये कम ताप पर। तो कोई रिएक्शन अगर कम ताप पर हो रही है और वही रिएक्शन उच्च ताप पर अलग से हो रही है तो कम ताप वाली हमेशा रासायनिक बलगतिक नियंत्रित अभिक्रिया कहलाती है और उसमें उत्पाद की स्थायित्व कम होता है। लेकिन अगर वही उच्च ताप पर हो रही है तो उत्पाद हमेशा ज्यादा स्थायी बनेगा और इस तरह से ये कहलाती है थर्मोडायनामिक कंट्रोल। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 1,2 एडिशन कैसा है तो बलगतिक स्थायित्व के कारण ये जो है बलगतिक नियंत्रित अभिक्रिया है और आपसे 1,4 एडिशन पूछ लिया जाए तो ऊष्मागतिक नियंत्रित अभिक्रिया। बात समझ गए इस तरह से। अब यहां पर मान लो लिखा है ये है और इसमें HBr का योग 1 इक्विवेलेंट लिया गया 40 डिग्री पर, पूछा गया कि बताएं इसका एडिशन में क्या बनेगा। तो ध्यान रखें कि इसके एडिशन में अगर मान लो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं आप 1,4 एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1,4 योग, तो ये एक ऊष्मागतिक नियंत्रित अभिक्रिया है। इसमें पहले H+ जुड़ेगा और ये कार्बोकैटाइन बनेगा। चूंकि ये कार्बोकैटाइन एक बलगतिक रूप से ज्यादा स्थायी है और ये कार्बोकैटाइन ऊष्मागतिक रूप से स्थायी है,
समझ गए ना कि ऊष्मा की उपस्थिति में ये रेजोनेंस हो गया तो ये यहां पहुंच गया। तो ये वलगतिक स्थायी, मतलब हम इससे देखो, ये है वलगतिक स्थायी कार्बोकैटायन, ठीक है। और इस तरह से तृतीयक कार्बोकैटायन, और इसलिए यहां पर अगर बी आर तुरंत अटैक कर दे तो ये रिएक्शन कम ताप पर अगर दिखाई गई है 0 डिग्री में तो आपको 1,2 एडिशन करा देना है। अगर हाई टेम्परेचर में है तो फिर आपको 1,4 एडिशन कराना है। तो इस तरह से जो है दो प्रकार के एडिशन मिलते हैं ब्यूटाडाइन सिस्टम में, और 1,2 और 1,4। कई बार तो 1,4 एडिशन लिखा भी होता है, 1,4 करा दो। मतलब जिस ब्यूटाडाइन सिस्टम को देखना है, जिस कार्बन के बीच में है उसका कुल कार्बन देखना है, तो ये मान लो C1 है तो ये है C2, तो ये है C3, तो ये क्या है C4। तो इस तरह से इसीलिए इसको बोलते हैं 1,2 और 1,4 एडिशन। फिर एक होती है असंतृप्तता की कोटि, द्विबंध तुल्यांक, डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम। क्या होता है, किसी असंतृप्त अणु में संतृप्तता के लिए H2 अणु की संख्या को DBE कहते हैं। मतलब कोई भी असंतृप्त अणु है और उसे पूर्ण रूप से संतृप्त किया जाए, मतलब उसके सारे पाई बॉन्ड हटा के या हम उसकी रिंग को तोड़ के और उसे एक ओपन चेन की, संतृप्तता का मतलब हुआ कि खुली, ठीक है, श्रृंखला का संतृप्त यौगिक बनाया जाए। क्या बनाया जाए, खुली श्रृंखला का संतृप्त यौगिक बनाया जाए। तो इसके लिए कितने H2 अणु की आवश्यकता होगी, उसे बोलते हैं DBE, डबल बॉन्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है, असंतृप्तता की कोटि, द्विबंध तुल्यांक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये फॉर्मूला है, ये केवल तब लगेगा बच्चों जब क्या हो, वो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा 2N1 + 2 - N2 अपॉन 2, जहां N1 कार्बन परमाणुओं की संख्या, N2 हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ठीक है। इस तरह से हमें फॉर्मूला, और अपॉन 2। तो ये हो गया। अगर DBE 1 आता है तो इसका मतलब है एक पाई बंद हो सकता है या उस अणु में एक वलय हो सकती है। 2 आता है मतलब 2 मोल H2 लग रहे हैं तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या एक वलय और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। जैसे C4H6, DBE निकाला 2 × 4 + 2, ठीक है, -6 N2 मतलब हाइड्रोजन अपॉन 2, तो ये आ गया 2। इसका मतलब है ये अणु या तो 2 डबल बॉन्ड वाला ब्यूटाडाइन हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ब्यूटाइन हो सकता है, या एक चक्री यौगिक और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक चक्री यौगिक डबल बॉन्ड और एक प्रतिस्थापी। ये चक्री में 2 मतलब 2 इस तरह से डबल बॉन्ड बाहर निकाल दें, या इस तरह से 2 रिंग आपस में जोड़ दें। तो ये सब इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अणु में संभावित रूप से क्या है। अगर मान लो हमें आगे के कोई रिजल्ट्स और दे रखे हैं तो हम उससे भी पहचान सकते हैं कि यौगिक रिंग में है या खुली श्रृंखला में। अगर हैलोजन और नाइट्रोजन युक्त यौगिक हो तो DBE होता है C+1 - H + X - N अपॉन 2। यहां पर देखो C मतलब हो गया कार्बन, कार्बन के परमाणु, ठीक है। H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु। X मतलब हैलोजन, हैलोजन परमाणु कितने हैं उसमें, और N का मतलब है नाइट्रोजन परमाणु। ऐसे आपको ये याद करना है। अब जैसे C4H5N, तो हम इसमें निकालना चाहें कि DBE कितना होगा, तो 4 + 1, कार्बन 4 थे, हाइड्रोजन 5, X 0, नाइट्रोजन 1 अपॉन 2, तो ये आ गया 3। इसका मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड और एक रिंग, या 3 पाई बॉन्ड और, ठीक है, 0 रिंग। लेकिन अगर हम इस तरह से 2 पाई बॉन्ड और एक रिंग बना दें तो ये पायरोल जैसा कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड वाला और 0 रिंग वाला ऐसा कंपाउंड हमें बनाना आसान नहीं है। तो इस तरह से आप DBE निकाल सकते हैं किसी भी अणु की द्विबंध की कोटि। और सीधा से बता दूं, अगर कोई अणु बना है आपको और उसने पूछ लिया कि बताएं इसमें क्या DBE आएगा, तो उसमें पाई बॉन्ड गिन लो, अगर रिंग है तो रिंग भी गिन लो और बस जोड़ दो। जैसे मैंने कहा
विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है, विनाइल एलाइल, एक क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का कि विनाइल एलाइल एसिटाइलिन का डीबीई कितना होगा, ठीक है, डीबीई। तो हम विनाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहां पर एलाइल एसिटाइलिन मतलब एसिटाइलिन में जोड़ दो और एलाइल ग्रुप यहां पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 तो इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, पाई बॉन्ड, 1 दिख रहा है आप, 1 ये हो गए 2, नहीं 4 ही है ना, 1 1 2 और 2 मतलब 1 2 3 और एक ये 4। तो यहां पर DBE कितना लिख सकते हैं हम, 4। ये ओपन चेन है तो रिंग की तो मतलब इस तरह से बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आता है ऑक्सीकरण। तो देखो एल्कीन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारकों से, एक तो ऑक्सीकरण मैंने बताया था बेयर रिएजेंट से, अगर हम किसी भी एल्कीन का जो ऑक्सीकरण है वो प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे MnO4- बेसिक मीडियम उच्च ताप पर KMnO4 लिया जाए, या एसिडिक मीडियम में KMnO4H2SO4 लिया जाए, या K2Cr2H2SO4 लिया जाए, HiO4 आदि, तो ये सब विभिन्न प्रकार के प्रबल ऑक्सीकारक हैं। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो डबल बॉन्ड CH2 है ये ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकृत होकर CO2 और H2O में बदलता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, पहले ये फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा HCOOH, चूंकि प्रबल ऑक्सीकारक माध्यम है तो फॉर्मिक एसिड तुरंत ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा क्योंकि उसमें फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस तरह से मतलब फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप का मतलब ये है कि उसमें इतना ग्रुप, देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, तो इसीलिए वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फाइनली H2CO3 बनेगा जो स्टेबल नहीं है और बदल जाएगा CO2 और H2O। लेकिन RCH ये जो है ये ग्रुप आसानी से RCOOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि Cr बॉन्ड इतना आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, और Cr2 है तो वो कीटोन में बदल जाएगा। जैसे इसी को देखो आप यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों CH को COOH में बदल दो। ठीक इसी तरह से ये लिखा है MnO4 की प्रेजेंस में लिखा है पहले ये और फिर NiO4 लिखा है, आपसे कहा जाए कि यहाँ पर 273 केल्विन लिख दे, मान लो एक ये क्वेश्चन दे भी रखा है, तो पहले आप डबल बॉन्ड पर क्या करा दें बच्चों, 2 OH जोड़ दें, फिर NiO4 की प्रेजेंस में आप देखोगे ये पर आयोडिक ऑक्सीडेशन होता है और जो एडजेसेंट OH हैं उनमें से दोनों के एक एक H निकल जाएंगे और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से 2 मोल एसिटाल्डिहाइड बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक रिएक्शन और है, बेकर प्रोसेस करके दे रखी है, एल्कीन पर वाटर का एडिशन करा दो तो बनेगा एसिटाल्डिहाइड, फिर PbCl2 2 H निकाल देगा और उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड में, या इस तरह से कोई भी हम एल्डिहाइड बड़ा से बड़ा बना सकते हैं इस प्रोसेस। तो इस तरह से हमने देखा ये एल्कीन के रासायनिक गुण थे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने ये बताया। अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे चैप्टर और वो होगा हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।